तो भाई जिसका डर था वही हो गया, क्योंकि रोमन रेंस के हाथों से विक्ट्री चली गई है, जिसका पूरा श्रेय जिमी ऊसो और जे ऊसो को दिया जा सकता है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कल हमें क्राउन जूल पेपर व्यू देखने को मिल गया, जो कि WWE ने बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड और धमाकेदार बुक करा था। तो बहुत सारी चीजें हुई आज क्राउन जूल में, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहला मैच क्राउन जूल का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का हमें देखने को मिलता है। मैंने कहा था कि ये वाला मैच या फिर जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच WWE ओपनिंग में डाल सकती है, और ये दोनों मैचेस ही ऐसे थे कि इनमें से कोई भी मैच अगर ओपनिंग में होता तो अच्छा हो जाता। तो इस मैच की बात करें तो सबसे पहले हमें ब्रॉन्सन रीड की एंट्री देखने को मिलती है। पहले तो यहाँ क्राउड उनके लिए बड़े तगड़े तरीके से चीयर कर रहा था, लेकिन इसके बाद उनके लिए बूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमें ब्रॉन्सन रीड के साथ सिर्फ पॉल हेमन देखने को मिल रहे थे, क्योंकि ब्रॉन बेकर को बाद के लिए बचाकर रखा गया था। इसके बाद लाउड पॉप के साथ रोमन रेंस की एंट्री होती है। वैसे आज पूरा अरीना हमें पीला पीला देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैंस जॉन सीना की मर्चेस पहने हुए थे। अब बात करें रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच की, तो इस मैच की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है, और शुरुआत में ही ब्रॉन्सन रीड की धुलाई क्राउड में जाकर रोमन रेंस करते हैं। इसके बाद हमें वेपन्स का भी यूज़ देखने को मिलता है, और मैंने कहा था कि क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट है तो हमें ऑस्ट्रेलिया के कुछ वेपन्स यूज़ होते हुए नज़र आ सकते हैं। और हमें पता है कि इंडिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ रोमन रेंस के हाथ में बैट आ जाता है, जिसके बाद वो ब्रॉन्सन रीड को बॉल की तरह बजाते हैं। मैच के बीच में ही रोमन रेंस क्राउड से कहते हैं कि भाई एक्नॉलेज करो अगर तुम चाहते हो कि मैं टेबल यूज़ करूं। यहाँ क्राउड की एक्नॉलेजमेंट के बाद रोमन रेंस ने टेबल भी निकाल ली थी, लेकिन इतना टाइम लगा दिया टेबल निकालने में उन्होंने कि ब्रॉन्सन रीड तब तक उठ गए थे। इसके बाद थोड़ी बहुत धुलाई रोमन रेंस की ब्रॉन्सन रीड भी करते हैं, लेकिन स्टिल इस मैच में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे रोमन रेंस। ब्रॉन्सन रीड की यहाँ चेयर से भी धुलाई होती है और उन्हें ज़्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसके बाद रोमन रेंस स्पेयर की तैयारी करते हैं, जहां पहले तो वो रिंग में मारने जा रहे थे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड रिंग के बाहर चले गए। इसके बाद वो रिंग के बाहर ही उन्हें स्पेयर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें ब्रॉन बेकर का स्पेयर पड़ जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि ब्रॉन बेकर की इस मैच में इंटरफेरेंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट होने वाली थी तो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की तो कोई चिंता थी ही नहीं। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर मिलकर रोमन रेंस को बजाते हैं, जहां उन्हें अनाउंसिंग टेबल पर भी पटका जाता है। ब्रॉन्सन रीड यहाँ रिंग में जाकर एक और टेबल सेटअप करते हैं, जो कि मैच के एंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी। तभी अचानक से हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि पहले तो ब्रॉन बेकर को बजाते हैं। इसके बाद रिंग में जाकर ब्रॉन्सन रीड को भी बजाया जाता है, लेकिन शायद ब्रॉन बेकर को ज़्यादा नहीं मारा था, इसीलिए वो वापस आ गए थे। जिसके बाद वो जिमी ऊसो को बैरिकेड पर स्पेयर भी लगाते हैं, और यहाँ बेचारे जिमी ऊसो का काम खत्म हो चुका था। अब यहाँ इतनी भसड़ के चलते रोमन रेंस को भी अच्छा खासा टाइम मिल गया था, तो वो भी उठ गए थे। यहाँ वो पहले तो ब्रॉन्सन रीड को स्पेयर लगाने जा रहे थे, लेकिन ब्रॉन बेकर आ जाते हैं, तो वो स्पेयर उन्हें पड़ जाता है। लेकिन थोड़े से मिसकम्युनिकेशन की वजह से जे ऊसो का स्पेयर रोमन रेंस को पड़ जाता है, और ये स्पेयर उसी टेबल के ऊपर पड़ा था। जिसके बाद जे ऊसो को रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, लेकिन इससे पहले वो कुछ रियलाइज करते ब्रॉन बेकर का उन्हें तगड़ा स्पेयर पड़ गया। अब यहाँ ब्रॉन्सन रीड के लिए काम बड़ा ही आसान हो गया था, और उन्होंने सुनामी के साथ इस मैच को जीत लिया है। और शॉकिंगली यहाँ रोमन रेंस को आज हार मिल गई है, जिसे देखकर शायद पॉल हेमन भी बहुत ज़्यादा शॉक लग रहे थे। मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि ऊसोस रोमन रेंस के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो कह सकते हैं कि आज ऊसोस की वजह से ही रोमन रेंस मैच हार गए। वैसे मेरे हिसाब से डिसीजन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड को शायद रोमन रेंस से ज़्यादा जीत की ज़रूरत थी। रोमन रेंस अगर यहाँ जीत भी जाते तो उन्हें ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला था। वैसे इस मैच के बाद भी हमें बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलता है, क्योंकि जिमी ऊसो, जे ऊसो और रोमन रेंस रिंग में होते हैं। यहाँ रोमन रेंस का कहना था कि भाई मैं अकेले भी मैचेस को जीत सकता हूँ, और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, और अब क्रिसमस तक अपना मुंह मत दिखाना। जिसके बाद रोमन रेंस तो चले गए, लेकिन जे ऊसो कहते हैं कि भाई ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला, और यहाँ जिमी ऊसो को छोड़कर वो भी निकल लेते हैं। तो WWE ने ये कांड करके अब इनकी स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अभी तो जिमी ऊसो को ही रोमन रेंस से प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जे ऊसो को भी होने वाली है। देखते हैं अभी आगे WWE इनकी स्टोरी लाइन कैसे कंटिन्यू करेगी। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड होते हैं। यहां पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर से मना कर देते हैं कि सेथ रॉलिंस कितना भी हेल्प के लिए कहे रिंग में मत जाना, और वो भी वहां उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस अकेले कैसे मैच को जीतेगा। यहाँ से लग रहा था कि शायद मेन इवेंट में WWE बड़ा धमाका कर सकती है, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड, पॉल हेमन और ब्रॉन बेकर तो सेथ रॉलिंस के साथ होंगे नहीं।
इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है स्टेफनी वकार और टिफनी स्टैटन के बीच में। ये मैच क्राउन जूल की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था। वैसे तो ये मैच ठीक ठाक सा ही था, लेकिन ज्यादा कुछ यहाँ बताने को है नहीं। फिलहाल बहुत ज्यादा ऑब्वियस था कि स्टेफनी वकार को जिस तरह से पुश किया जा रहा था, उन्हें हराने तो WWE यहाँ नहीं वाली थी। तो स्टेफनी वकार ही हमें यहाँ विनर बनते हुए नजर आती हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से भी सही चॉइस थी। वैसे स्टेफनी वकार के जीतने के बाद यहाँ ट्रिपल एच आते हैं उन्हें चैंपियनशिप और वो अंगूठी प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का देखने को मिलता है, और ये मैच 5 स्टार क्लासिक से भी ज्यादा खतरनाक मैच था। बड़ा ही धमाकेदार तरीके से WWE ने इस मैच को बुक किया था। इस एक मैच में हमें रे मिस्टीरियो, अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन, शॉन माइकल्स, मिज, रूसेव और बहुत सारे सुपरस्टार्स की झलक देखने को मिल गई। सबसे पहले तो हमें एजे स्टाइल्स की एंट्रेंस देखने को मिलती है, जो कि TNA वाले गियर में आए थे। यहाँ वो थोड़े अजीब से लग रहे थे, क्योंकि हमें तो आदत है उन्हें पूरे रिंग गियर में देखने की। बाकी इसके बाद जॉन सीना की भी एंट्रेंस होती है और धमाकेदार तरीके से वो भी एंट्री करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले जॉन सीना अपने जेब में पर्ची लेकर आते थे, जिसमें वो खुद का ही इंट्रोडक्शन लिखते थे, लेकिन इस बार जॉन सीना एजे स्टाइल्स का इंट्रोडक्शन लिखकर लेकर आए थे, और वो पर्ची अलीशिया टेलर को देते हैं उसे पढ़ने के लिए। इस पर्ची में एजे स्टाइल्स की जॉन सीना ने बड़ी तारीफें कर दी थी और TNA को भी मेंशन किया था। इसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है और शुरुआत में ही क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स लगाना शुरू करता है, और अब ये मैच प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ था। वैसे स्टार्टिंग में तो ये मैच थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, लेकिन बाद में जाकर इसने पेस पकड़ ली थी। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे अच्छे मूव्स हमें एजे स्टाइल्स और जॉन सीना दोनों की तरफ से देखने को मिलते हैं। लेकिन आज इस मैच में दूसरे सुपरस्टार्स के मूव्स परफॉर्म होते हुए ज्यादा देखने को मिल रहे थे। जॉन सीना आज फुल मूड में आए थे बहुत सारे सुपरस्टार्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। यहाँ सबसे पहले तो वो मिज का क्रशिंग फिनाले लगाते हैं, इसके बाद वो क्रिस जेरिको को भी ट्रिब्यूट देते हैं। वैसे कमेंट्री में भी क्रिस जेरिको को मेंशन किया जा रहा था। इसके बाद मैच के बीच में हमें एक स्पेशल सा मूवमेंट देखने को मिलता है, जब ब्रे वाइट का सिस्टर एबिगेल मूव जॉन सीना परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद पूरे क्राउड में हमें ब्रे वाइट के लिए ट्रिब्यूट भी देखने को मिलता है, जिसे ब्रे वाइट की फायरफ्लाइज कहा जाता था। इसी के साथ और भी बहुत सारे मूव्स थे जो कि जॉन सीना ने परफॉर्म करे थे। यहाँ रैंडी ऑर्टन का RKO भी लगाया था जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स को। बाकी एजे स्टाइल्स की तरफ से भी हमें स्वीट चिन म्यूजिक देखने को मिला था, जो कि शॉन माइकल्स का मूव है। बात करें एंड के कुछ मूवमेंट्स की, तो सबसे पहले तो जॉन सीना एजे स्टाइल्स को टूम्बस्टॉम्प पाइल ड्राइवर लगाते हैं, जो कि अगेन अंडरटेकर का मूव है। इसके बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट बढ़ता है एजे स्टाइल्स को, और यहाँ वो पिन हो गए, और यहाँ जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स को हरा दिया है। ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था और क्राउड की तरफ से भी बहुत तगड़े रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहे थे। मैच के बाद हमें एक रिस्पेक्ट वाला मूवमेंट भी देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के बीच में, और जाते जाते जॉन सीना बताकर गए हैं कि उनके पास अब बस 4 ही रेट्स बची हैं। वैसे इस मैच के बाद एजे स्टाइल्स को भी थोड़ा WWE को सीरियस बुक करना चाहिए, क्योंकि करंटली उनकी बुकिंग उस लेवल की नहीं हो रही है। बाकी जॉन सीना को जिताने का WWE का यहाँ डिसीजन काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है रेहा रिप्ली, इयो स्काई, कायरी ज़ेन और ऑस्का के बीच में, और ये एक टैग टीम मैच होने वाला था। मैच ये काफ़ी अच्छा था, और क्योंकि रेहा रिप्ली का होम टाउन था तो उन्हें क्राउड की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। मैच की शुरुआत इयो स्काई और ऑस्का मिलकर करते हैं, जहां बहुत बुरी तरह से ऑस्का इयो स्काई को मार रही थी। बहुत सारे अच्छे और हाई फ्लाइंग मूव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक हॉट टैग भी हमें देखने को मिलता है, जो कि इयो स्काई रेहा रिप्ली को देती हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, क्योंकि वो रेहा रिप्ली को मैच में देखना चाहता था। जिसके बाद रेहा रिप्ली भी आती हैं और ऑस्का की धुलाई होती है। बात करें मैच के एंड की, तो ऑस्का को टॉप रूप से शायद रेहा रिप्ली पटकने वाली थी, लेकिन यहाँ कायरी ज़ेन उनसे टैग ले लेती हैं। इसके बाद रेहा रिप्ली अटैक तो ऑस्का के ऊपर करना चाहती थी, लेकिन कायरी ज़ेन उन्हें हटाकर वो अटैक खुद के ऊपर ही ले लेती हैं। कह सकते हैं कि कायरी ज़ेन ने अपना बलिदान दे दिया ऑस्का के लिए। जिसके बाद रेहा रिप्ली इयो स्काई को टैग देती हैं, और यहाँ रेहा रिप्ली के रिपटाइड और इयो स्काई के मूनसॉल्ट के साथ जीत रेहा रिप्ली और इयो स्काई की हो जाती है। ये मैच भी वैसे काफ़ी अच्छा और एंटरटेनिंग था। बाकी रेहा रिप्ली होम टाउन गर्ल हैं, तो यहाँ उन्हें विक्ट्री तो मिलनी थी। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में, और ये मैच मेंस क्राउन जूल की चैंपियनशिप के लिए होने वाला था। सबसे पहले तो यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, जो कि बिना पॉल हेमन के आए थे, क्योंकि पॉल हेमन ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगे। इसके बाद कोडी रोड्स भी आते हैं और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। और भाई मैच की शुरुआत ही बड़ी हाई स्पीड के साथ होती है, क्योंकि शुरुआत में ही कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भिड़ जाते हैं एक दूसरे में, जहां ये दोनों रिंग में भी लड़ते हैं और रिंग के बाहर भी लड़ते हैं।
यहाँ सेथ रॉलिंस माइकल कोल से भी भिड़ रहे थे, क्योंकि जो लास्ट टाइम स्मैकडाउन में वैंकर बुलाया था ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने, वहाँ माइकल कोल ने भी साथ दिया था। बेचारे माइकल कोल कह रहे थे कि भाई मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। इस पूरे मैच में सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। स्टार्टिंग में हमें एक थोड़ा सा यूनिक सा मूव देखने को मिलता है, जहां बैरिकेड पर स्टॉम्प लगाया जाता है कोडी रोड्स को। इसके बाद सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को रिंग में ले जाते हैं और वहां भी उनकी धुलाई होती है। सेथ रॉलिंस आज फुल मूड में आए थे कि कोडी रोड्स को बजाना है, और बजाने के साथ साथ वो उन्हें टीज भी कर रहे थे। यहाँ वो स्टार डस्ट वाला मूव भी करके दिखाते हैं कोडी रोड्स को। वैसे यहाँ सेथ रॉलिंस का गियर भी कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स के गियर से मैच कर रहा था, जो कि शायद वो माइंड गेम प्ले करने के लिए पहन कर आए थे। इस मैच में हमें बहुत सारे नियर फॉल्स और किकआउट देखने को मिलते हैं, और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों ही हारने को तैयार नहीं थे। सेथ रॉलिंस ने यहाँ क्रॉस सोर्स भी लगाया कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स खुद के ही मूव पे कैसे हार सकते हैं। इसके बाद एक खतरनाक सा मूव भी हमें देखने को मिलता है, जहां कोडी रोड्स रिंग के एक साइड पर लटके हुए थे और रिंग की दूसरी साइड से सेथ रॉलिंस उनके ऊपर जंप लगाते हैं, और लिटरली इतनी लंबी जंप थी कि कोडी रोड्स के ऊपर सिर्फ हाथ उनका टच करता है। लेकिन शायद यहाँ कोडी रोड्स ने खुद को आगे कर लिया था, इसीलिए वो उन पर जाकर लैंड कर गए। बाकी ये मूव बड़ा अच्छा था। बात करें मैच के एंड की, तो कुछ टाइम पहले ही सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स की घड़ी लाकर रिंग पोस्ट पर रख देते हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने प्लान किया था कि इससे वो कुछ करने वाले थे। तो यहाँ सेथ रॉलिंस के हाथ में वही घड़ी थी और कोडी रोड्स उन्हें क्रॉस सोर्स लगाने जा रहे थे। लेकिन सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस रेफरी में जबरदस्ती घुस जाते हैं और रेफरी आउट हो जाता है, जिसका फायदा सेथ रॉलिंस को मिल जाता है और वही घड़ी वो कोडी रोड्स के मुंह पे मारते हैं। इसके बाद सेकंड रोप से स्टॉम्प पड़ता है कोडी रोड्स को, और इस मैच में कोडी रोड्स हार चुके हैं। वैसे तो बड़ा ही यूनिक सा तरीका निकाला WWE ने सेथ रॉलिंस को जिताने का। बहुत टाइम से सेथ रॉलिंस इस घड़ी को घूरते हुए नजर आ रहे थे, तो शायद उन्हें घूरते घूरते आइडिया आ गया होगा कि इसी घड़ी का यूज करके वो मैच को जीत सकते हैं। हमें पता है कि ये घड़ी कोडी रोड्स ने ही उन्हें दी थी, और आज ये घड़ी उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। वैसे पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड यहाँ नहीं आए थे, तो मुझे लग रहा था कि WWE कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज करने वाली है, लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। वैसे सेथ रॉलिंस ने अब खुद को प्रूव कर दिया है कि वो कोडी रोड्स को हरा सकते हैं। यही चीज वो क्राउड से भी कहते हैं और कहते हैं कि भाई मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। जिसके बाद यहाँ ट्रिपल एच आते हैं और उन्हें वो चैंपियनशिप प्रेजेंट करते हैं, और इसी के साथ क्राउन जूल ऑफ एयर चला जाता है। वैसे आज क्राउन जूल पेपर व्यू तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन शायद फैंस को ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हो सकता है वैसे WWE फैंस की एक्सपेक्टेशन भी आगे पूरी कर दे, क्योंकि लग रहा है कि आगे जाकर WWE के बड़े बड़े प्लान्स होने वाले हैं। बाकी कमेंट में बताओ आपको आज का क्राउन जूल पेपर व्यू कैसा लगा। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।